हेलो बच्चों, आप सभी ने पिछले चैप्टर में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम लोग दूसरा अध्याय जो बहुपद है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको मैं पूरा डिटेल में परिचय भी बता दूंगा और 2.1 को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने क्या है कि सभी परिचयों को लिख रखा है, ठीक है। आशा करूँगा कि आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। पिछले चैप्टर में प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 क्या है? बहुपद, ठीक है। अब बहुपद है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो बहुपद आखिर होता क्या है? तो देखिए क्या है बहुपद, जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, ठीक है। क्या है? जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, ठीक है। क्या है? जो चर और अचर का संयोग हो। अब चर और अचर का संयोग होना चाहिए, मतलब क्या है, दोनों मिलजुल कर एक एक पद का निर्माण करते हैं, उसको बहुपद करते हैं, बहुपद कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चर और अचर आया, ठीक है। तो चर अचर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए चर क्या होता है, क्या है, अंग्रेजी के सभी अक्षर यानी वर्ड को, ठीक है, चर कहते हैं। अंग्रेजी में जितना भी ABCD पूरा जेड तक जो भी वर्ड आते हैं, ठीक है, सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला है अचर। अचर देखिए क्या है, संपूर्ण संख्याएं अचर कहलाती हैं। मतलब जितनी तरह की भी संख्याएं होती है ना, जो भी तरह की संख्याएं, अगर संख्याओं के बारे में आपको कोई भी डाउट रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा पहला चैप्टर का, और संख्याओं के बारे में भी आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वही है कि जो भी संख्याएं हैं ना दुनिया में, टोटल संख्याएं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1, 5, -4, 3/2, 1000, √2, √3 इत्यादि, ठीक है। ये सभी क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं, ठीक है। और चर के बारे में भी जान गए आप। जितना भी अल्फ़ाबेट हो रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट यानी ABCD जितना भी मतलब वर्ड है वो सभी क्या है, वो हैं चर, ठीक है। और जितनी भी संख्याएं वो है अचर। अब अगला पॉइंट में आते हैं, बीजीय व्यंजक। देखिए ये चैप्टर जो है बीजीय व्यंजक पर आधारित है, ठीक है। इसीलिए बीजीय व्यंजक को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर बीजीय व्यंजक होता क्या है, क्योंकि हम लोग को पता होगा कि गणित 3 प्रकार के होते हैं, तो उसी में से एक भाग ये है, ठीक है। इसी भाग में हमारा बहुपद आता है। मतलब क्या है, जितनी भी संख्या और चर अचर का जितना भी संख्याओं का खेल है ना, वो सभी क्या है, बीजीय व्यंजक सब्जेक्ट के अंतर्गत आया करती हैं। तो वही चीज़ है, बीजीय व्यंजक को जान लेते हैं। क्या है? जिसमें कुछ चर और अचर राशियों का निश्चित, देखिए क्या है, गुना, भाग, जोड़, घटाव इत्यादि क्या है के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब जितना भी तरह का चर अचर है ना, उनका क्या है, निश्चित पद होना चाहिए, ठीक है। निश्चित पद होना चाहिए, और क्या है कि उनके बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी संयोग होना चाहिए। क्या है, जैसे कि गुना होना चाहिए, भाग, या फिर कुछ भी जोड़ घटा कुछ भी होना चाहिए, मतलब एक साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर जैसे कि क्या है, x² प्लस, देखिए क्या है 3x, देखिए दोनों के बीच में क्या है, गुना हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है? 3 और x दोनों गुना में है, जैसे 3 गुना x, ठीक है, तो ये गुना में है। तो वही चीज़ है, गुना भाग कुछ में भी होना चाहिए। जैसे देखिए x + 3y दे रखा है, x³ प्लस x, इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक छिपा हुआ है, ठीक है। आपको लगेगा कि ऐसा कि मतलब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई भी अचर नहीं दिख रहा है, तो आपको एक बात याद रखना है कि हमेशा चर के आगे, ठीक है, हमेशा चर के आगे क्या होता है, अचर हमेशा छिपा होता है। एक जब कोई भी कुछ भी ना दिखे तो समझ लीजिए उसके आगे हमेशा एक होता है, ठीक है। अगला देखिए 4x है, 5y, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, बहुपद होने के कुछ नियम। अब बहुपद, अगर बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ नियम भी होना चाहिए ना, तभी ना हम लोग पकड़ पाएंगे कि बहुपद आखिर होता क्या है, कैसे जांच कर पाएंगे कि आखिर बहुपद ये है दूसरा चीज़ नहीं है। तो वही चीज़ है,
देखिए पहला में क्या बोल रहा है, चर को बट्टा में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, चर को बट्टा में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, और अगर है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चर को बट्टा में नहीं रखना है, पहला नियम कह रहा है कि चर को बट्टा में नहीं रखना है, अगर वह है, ठीक है, अगर वह रहता है तो वह बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, ये पहला था। दूसरा में आते हैं, क्या है, चर राशि का घातांक घातांक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो चर जो राशि होगा, ठीक है, चर राशि आगे मैं आपको उदाहरण के सहित बताऊंगा, ठीक है, पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्या है कि चर राशि जो होते हैं, ठीक है, उनका घात जो होगा, घातांक जो होता है आप जानते होंगे, तो उनका जो घात होगा, ठीक है, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक में होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, पदों की संख्या निश्चित होना अनिवार्य है, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए कि कहाँ तक जाकर वह रुक रहा है, ठीक है, अगर आगे बढ़ता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर ये रुकेगा, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। उसका निश्चित पद होना चाहिए, जो भी हो 2 3 4 5 8 जो भी हो, निश्चिंत होना चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा। चौथा नियम कहता है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है, जो भी प्रत्येक मतलब कि जो भी पद होंगे, ठीक है, उसमें क्या है, चर राशि का गुणांक होना चाहिए, मतलब चर राशि उसमें कॉम्बिनेट होना चाहिए, ठीक है, तभी वह बहुपद कहलाएगा। तो ये सभी चीज नियम था, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए क्या है, पहला क्या है, x³ प्लस 3x² माइनस 1/x। देखिए बट्टा में x आ रहा है, अभी क्या बताए थे, देखिए यहाँ बताए थे बट्टा में चर नहीं आना चाहिए, देखिए बट्टा में चर आ रहा है, तो समझ सकते हैं जब बट्टा में चर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ये बहुपद नहीं है। आपको एक बात याद रखना है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 नंबर का निश्चिंत आएगा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि 1 नंबर आपका ना कटे। अभी मैं आगे और बताऊंगा, यही परिचय से ही आपका 3 से 4 नंबर आपका पूरा हो जाएगा, तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला में आते हैं, क्या है, देखिए क्या है, x² प्लस 3x माइनस 1। देखिए क्या है, इसमें गुणांक भी है, देखिए क्या है, इसका घात धनात्मक भी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद रहेगा, ठीक है, तो ये बहुपद है। अगला में आते हैं, क्या है, x का घात देखिए -2 है, ठीक है, प्लस क्या है 3x प्लस 2। देखिए इसका ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है, ऋणात्मक इसका घात आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये चीज समझ रहे, ऋणात्मक आएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगला देखिए, इसका घात भी धनात्मक है, देखिए घात भी धनात्मक है, इसका गुणांक भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो किसी तरह भी समझने में अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो पुनः आप एक बार यहाँ पर नियमों को देख लीजिए। सीधे सीधे नियम क्या है कि बट्टा में पहला चीज़ है कि चर जो है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि घात जो होगा चर का वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है क्या, पदों की संख्या निश्चिंत होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर पदों की संख्या निश्चिंत की, यहाँ से यहीं तक आया, उसके आगे नहीं पड़े, अगर डॉट डॉट में दिया रहता तो वह निश्चिंत नहीं होता, ठीक है, वही चीज़ है। और चौथा देखिए, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक होना चाहिए। देखिए गुणांक है, राशि का गुणांक है कि नहीं, देख लीजिए गुणांक मिल रहा है, तो वही चीज़ है। ये नियम को आपको ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी आपका 1 नंबर आएगा, वरना आपका 1 नंबर कटना निश्चिंत है, ठीक है। तो एक बार पुनः आप वीडियो देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है बहुपद के प्रकार। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, देखिए बहुपद 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अभी मैं आगे इसका अगला बारे में बताऊंगा। तो पहला ये बहुपद, पद यानी इसको पद के रूप में, ठीक है, 1 2, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 1 1 यानी एक पद ही है, ठीक है। बहुपद के प्रकार के बारे में भी समझ लेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा घात के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर का आएगा, निश्चिंत है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, एक पदी क्या है, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए 3 प्रकार के होते हैं, होने का तो बहुत सारा होता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी फिलहाल 10th के लिए 3 तक ही पढ़ना है। पहला क्या है, एक पदी का मतलब क्या है, देखिए एक पद में है, एक से सिर्फ x³ है, सिर्फ 3y है, सिर्फ क्या -x है, या फिर 4x है, ठीक है।
तो क्या है, इस ये सभी जो है एक एक पद में है, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं द्विपदी में। देखिए द्विपदी में क्या है, 4x-1। देखिए इसमें दो पद है, दो पदों का कॉम्बिनेशन। इसमें सिर्फ एक था, देखिए एक है, लेकिन इसमें क्या है, एक एक यहाँ मिला के क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पर भी दो है, ठीक है। तो पता चल रहा है पद के बारे में कि दो दो, और जब पद क्या बोलेगा, जितना बार भी आगे बोलता है उतना बार उतना क्या है, खंड होना चाहिए, ठीक है। तभी वह क्या कहलाएगा, अब बहुपद के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। अगला है त्रिपदी। अब त्रिपदी में देखिए इसमें क्या, तीन पद है, देखिए तीन पद है। तो वही चीज़ है, देखिए अब तीन पद में है। अब कहिएगा कि इसमें देखिए नियम वगैरह सब पालन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई ये कभी डाउट नहीं बनेगा कि ये बहुपद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये क्लियर बहुपद है। क्योंकि इसमें देखिए घात है, वो घात जो है वो धनात्मक भी है, इसका गुणांक भी है, ठीक है। इसमें पदों की संख्या भी निश्चिंत है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा में भी नहीं लिखा गया है। तो वही है कि जो भी पद के बारे में बोलेगा, अगर एक पदी बोलेगा तो उसमें सिंगल एक पद होना चाहिए। द्विपदी के बारे में बोलेगा तो उसमें दो पद होने चाहिए, ठीक है। त्रिपदी के बारे में बोलेगा तो उसमें तीन तीन पद होने चाहिए। तभी क्या होगा कि वह बहुपद के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शून्य बहुपद। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को तीन प्रकार के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर शून्य बहुपद क्या है उसके बारे में एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, नंबर ना कटे। इस तरह का भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब चर राशि का घात शून्य हो, देखिए चर राशि का घात जब शून्य होगा, ठीक है। चर राशि का घात जब शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। जब भी चर राशि का घात शून्य हो जाएगा तो उसको शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे शून्य यहाँ पर घात हो गया है। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी चर का घात एक मतलब जीरो हो जाए तो उसका मान एक होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मिल जाए x² माइनस 2x का घात 0 माइनस 1, ठीक है। तो अगर इसको हम कॉम्बिनेट करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणांक में एक आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम जैसे क्या है कि ये बहुपद के रूप में दर्शाना था, इसीलिए यहाँ पर घात लगा था, इसीलिए यहाँ पर हमको ये चीज़ डालना पड़ा। तो वही चीज़ है कि इसका गुणांक में हमेशा क्या होता है, एक होता है, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 6 दे रखा है -3, 4/3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, जैसे कि देखिए इसका बराबर एक बोले तो देखिए 6 गुणांक x का घात 0 है, ठीक है। इस बार इसको करते खंड तो देखिए किस रूप में आ रहा है, इसकी जगह पर एक बैठ जाएगा तो बराबर 6 हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पर भी -3 गुने x का घात 0, देखिए होकर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये आपको पूछा जा सकता है। अगर कोई तरह का अगर भी आपको दिक्कत लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि x का घात जो 0 जब होता है ना तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी समझा दिया है। अगर कोई दिक्कत लगता है तो अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। और स्किप मत कीजिएगा, वरना समझना और दिक्कत हो सकता है और नंबर पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। और सीख भी नहीं पाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए समझते चलिए। अगला है बहुपद के शून्य मूल। मतलब क्या होता है, बहुपद का शून्य कितना होगा उस चीज़ को जांच करने का तरीका होता है। अब क्या तरीका होता है, देखिए क्या दे रखा है, px बराबर x² + 1, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, अब पूछ रहा है इसका शून्यक कितना होगा। तो शून्यक देखिए 2 हो रहा है। 2 कैसे हो रहा है समझाते हैं आपको, ठीक है। आपको याद रखना है कि कोई भी बहुपद दिया रहेगा, उसमें देखना है आपको क्या कि वहाँ पर जो भी चर राशि होगा, ठीक है, चर राशि का अधिकतम घात जितना रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चर राशि है, उसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसीलिए उसका कितना हो गया, शून्यक 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इसका एक घात था, इसीलिए 1 हो गया। और तीसरा में चलते हैं, क्या है, देखिए x³ + 3x² + x। देखिए इसमें क्या है, इसका घात और शून्यक क्या हो गया, 3 हो गया। अब समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अधिकतम में देखना है, ठीक है। आप ये नहीं कहिएगा कि इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, जोड़ नहीं देना है, या फिर किसी तरह से आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आपको देखना बस इतना है कि यहाँ पर चरों का अधिकतम घात कितना है, ठीक है। अधिकतम कितना है, यहाँ पर 3 है, इसीलिए इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला हम आते हैं, देखिए x - 4, इसका क्या शून्यक आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 कैसे समझिएगा,
जैसे कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि शून्यक ऊपर में नहीं दिखाया रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। याद रखिएगा आपको कि जब भी शून्यक ऊपर में ना दिखे तो समझ लीजिएगा उसका घात हमेशा एक होता है। और गुणांक के बारे में भी बोलेगा कि कोई मान लीजिए चर दे रखा है, x+1 दे रखा है, तो पूछेगा चर का गुणांक क्या है, तो आप याद रखिएगा हमेशा चर के आगे एक छिपा रहता है। मतलब क्या है, x का गुणांक क्या होगा, एक होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर अगर किसी तरह का दिक्कत लग रहा है तब समझ लीजिए पुनः क्या है, घात देखना, सिंपल घात है, अधिकतम घात देखना है। देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ पर 1 था, ठीक है। तो ये हमारा शून्यक यानी मूल भी हो गया, ठीक है। यहाँ से भी 1 नंबर का पूछा जा सकता है, तो समझ लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अब आगे आते हैं। आगे क्या है, आगे अभी बोले थे ना पिछला में कि बहुपद को 2 भागों में खंडित किया गया है। पहला था पद के बारे में और दूसरा था क्या था, घात के बारे में, ठीक है। अब घात के बारे में समझते हो, पिछला में हम लोग पद के बारे में सीखे थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पद के बारे में सीखा था। यहाँ पर सिंगल्स या डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल यहाँ पद के बारे में सीखे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर घात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, घात के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए रैखिक बहुपद, अब क्या है कि घात के आधार पर भी बहुपद को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो क्या है, इसको हम लोग घात के तौर पर बहुपद को 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, रैखिक बहुपद है। दूसरा देखिए द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद, ठीक है। देखिए ये दोनों तो घात घात पता चल रहा है, लेकिन इसमें घात नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर से समझते हैं। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, क्या है, वह बहुपद जिसके चर का घात 1 हो, ठीक है। जिसके चर का घात देखिए 1 है, 1 है, ठीक है। जिसका चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ उदाहरण दे रखा है, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक है। अब आगे है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए क्या है, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात, ठीक है, 2 हो उसे क्या है, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर दे रखा है, समझ रहे हैं कि जो भी बहुपद रहेगा ना उसका चर का घात कितना होना चाहिए, अधिकतम 2 होना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम जितना भी हो सके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, जैसे देखिएगा क्या है, x² - x+1। देखिए इसका एकदम कितना, इसका तो 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी द्विघात है, द्विघात है, ये द्विघात बहुपद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब अगला आता है त्रिघात। त्रिघात में पढ़िएगा क्या है, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो, ठीक है। जो भी बहुपद रहेगा उसका अधिकतम घात जब 3 रहेगा, और क्या है, आगे की चरों का घात उससे कम हो तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। जो भी बहुपद दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, उसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, ठीक है, 3 रहना चाहिए। और आगे का जो भी बहुपद रहेगा वो क्या रहेगा कि उसका घात कम होना चाहिए उससे, ठीक है, तभी वह त्रिघात कहलाएगा। यानी जिसके बारे में भी बात करेगा, जो त्रि कहेगा तो 3, द्वि कहेगा 2, मतलब एक रैखिक कहेगा तो 1, ठीक है। इस तरह से अगर आपको पूछा जाता है तो क्या होगा कि अधिकतम में देखना है, उतना बार होना चाहिए तभी, उससे ज़्यादा होगा तो वो नहीं कहलाएगा, उससे अधिक वाला वो कहलाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर दे रखा है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ग्राफ, इसके बिना क्या है कि बीजीय व्यंजक संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। इस ग्राफ को तो आप जानते होंगे क्लियरली, ठीक है, ये पिछली कक्षाओं में भी बताया गया है। इसमें क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक्स अक्ष जो होता है, ठीक है, एक्स अक्ष जो होता है उसको क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, ठीक है। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। आपको याद रखना कि जो प्लस में जो संख्याएं होती है, जैसे कि एक्स अक्ष का जो प्लस में आती है उसको एक्स के रूप में लिखें, लेकिन जो माइनस में है उसको एक्स डैश के रूप में लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी, ठीक है, मतलब ये ऋण में चल रहा है, ठीक है, और ये धन में चल रहा है, इसीलिए ये प्लस में है, ये क्या है, इसके ऊपर डैश लगाया गया है, यानी ये माइनस में है।
अब आगे यहाँ पर समझते हैं क्या है। आपको एक चीज़ और समझना है कि क्या कि पहले क्या होता है कि एक्स अक्ष का मान लिखा जाता है, बाद में वाई अक्ष का लिखा जाता है। ये चैप्टर 3 में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ये चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। इसका देखिए, इसका प्लस है, इसका प्लस, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। अब देखिए इसका जो है माइनस होता है, देखिए इधर सब संख्याओं के आगे माइनस लगा इसलिए माइनस, और इसका क्या है प्लस, इसीलिए ये प्लस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ अगर हम ले लें, जैसे 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसके बाद अगर इसको ले रहे हैं तो इसको, ठीक है, इसको बाद में लिखना है। और यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर -1 यानी एक्स अक्ष का माइनस है, तो यहाँ पर मान लीजिए -5 लिए और इधर से मान लीजिए 2 ले लिए, तो क्या होगा +2, ठीक है। इस तरह से लिखना है। यहाँ पर भी आप समझ लीजिएगा, एक्स अक्ष का पहले लिखना है माइनस, यहाँ पर जो भी देने का मन करे, जैसे मान लीजिए -4 है और यहाँ से लेने का मन करेगा माइनस मान लीजिए 2, तो इस तरह से माइनस माइनस हो जाता है। और यहाँ पर प्लस माइनस यानी क्या, पहले एक्स अक्ष का लिखना है फिर वाई अक्ष का, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इन चीज़ों को क्या कहा जाता है। पहला देखिए, पहला को क्या कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश। जहाँ प्लस प्लस हो वहाँ पर प्रथम चतुर्थांश उसका नाम है, ठीक है। और जहाँ माइनस प्लस होता है उसका द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। और जहाँ माइनस माइनस हो वह तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। और जो प्लस माइनस हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो कोई समझने में अगर दिक्कत लगता है तो एक बार पुनः देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। अब ये व्यापक रूप क्या होता है, अब समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ लिखते हैं हम, ठीक है, जैसे कि x² + 3x - k1, ठीक है। क्या ये बहुपद है कि नहीं। अब क्या है कि ABC जब हम लोग क्या सोल्व आगे करेंगे ना, तो ABC का मान हम लोग को चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि ये सूत्र काम करता है, ठीक है। ये एक सूत्र है, ठीक है, आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर बोल देगा द्विघात समीकरण का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी बराबर लग के यहाँ पर 0 बैठाना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन जाएगा। लेकिन जब इक्वल नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप रहेगा। इस रूप में जब लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए अब ए का मान खोजेंगे तो, ठीक है, ए का मान देखिए, इसका गुणांक क्या है, ए है। देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी है, यहाँ पर सी का सी। तो देखिए अगर ए इसका मान लिखना चाहेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। बी का अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और सी का -1, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ABC का मान हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। और एक चीज़ क्या है, जो यहाँ देखिए प्रथम में ए का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वह 0 आ रहा है तो वह बहुपद कभी सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये व्यापक रूप है, ठीक है। इस तरह से आगे हम लोग क्या है, प्रश्नावली 2.2 में सोल्व करने के बारे में सीखेंगे, इसके बारे में, ठीक है। अगला है क्या है, शून्य का खंड। शून्य का खंड किस तरह से किया गया है, समझिए। शून्यकों का खंड किस तरह से अल्फा और बीटा में किया गया है। इसको देखिए, इसको क्या कहा जाता है, अल्फा, इसको बीटा, ठीक है। ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अल्फा को आप ऐसे या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ए भी लिख सकते हैं। ये बीटा है, बीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये खंड 2 रूप में किया गया, इसी के माध्यम से हम लोग आगे हल करने के बारे में सीखेंगे, ठीक। यही सूत्र है, समझिए। अब सूत्र आगे आते हैं, सूत्र इसमें दो सूत्र दे रखेंगे, इसी के माध्यम से हमारा पूरा चैप्टर क्लोज होगा, ठीक है। पहला क्या है, शून्यकों का योगफल। ये सूत्र है, देखिए अभी बोले थे ना ABC का मान। देखिए ABC का मान जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग सूत्र को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b क्या है बटे a, ठीक है। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का सूत्र है, यानी शून्यकों का योग। प्लस जब है तो जब प्लस यहाँ पर रहेगा तो योगफल यानी जोड़, ठीक है। और देखिए आगे आते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना, यानी गुना में होना चाहिए। अल्फा और बीटा जब गुना में होगा तो क्या होगा, देखिए सूत्र क्या होता है, C/A, ठीक है।
समझ रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा जब होगा तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, C/A। ठीक है, तो ये योग का था और ये गुणांक का है, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, तभी आपका पूरा क्या है इस दो पार्ट पूरा क्लियर हो पाएगा। चलिए अब आते हैं क्या प्रश्नावली 2.1 में। ठीक है, 2.1 में समझने के लिए आपको मैंने ग्राफ बताया है। 2.1 में आना है। देखिए प्रश्नावली 2.1 क्या बोल रहा है, किसी बहुपद Px के लिए। ठीक है, Px के लिए अभी बताए थे, बहुपद के बारे में बताए थे, उसमें Px लिखे थे ना। तो देखिए Px के लिए y = Px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। देखिए y = Px का मान ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आकृति 2.10 में देखिए आकृतियाँ ये 2.1 लिखा हुआ है। ये सभी जो 6 ग्राफ दे रखे हैं उसके बारे में समझना है। क्या है, प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पता करना है कि Px में शून्यकों की स्थिति क्या है। तो आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा ग्राफ में। सुनिए, Px के बारे में बोल रहा है। ठीक है, यानी x अक्ष के बारे में चर्चा कर रहा है। तो x अक्ष के बारे में जब भी चर्चा करेगा तो क्या देखना, x अक्ष में कट गिनना है। ठीक है, जैसे कोई रेखा मान लीजिए हम गुजार रहे हैं, इसे गुजार दिए, तो देखिए x अक्ष में कितना बार कट मारा, जैसे एक बार यहाँ मारा, एक बार यहाँ मारा, एक बार यहाँ मारा। ठीक है, तो इससे आप पता लगा लीजिएगा कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कितना होगा, 1 2 3। ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब x अक्ष के मतलब Px के बारे में जब चर्चा करेगा तब ये होगा। ठीक है, और जब y के बारे में चर्चा करता है तो यहाँ पे खोजना है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से गुजरता है तो यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर जितना कट मार सकता हो सकता है आगे भी मार दे, तो ये चीज़ y अक्ष के लिए होता है। ठीक है, और ये x के लिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए पहला में क्या है, पहला में देखिए कितना बार कट मारा है यहाँ पर ग्राफ में। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो लाइन जो गुजरा हुआ है यहाँ पर एक भी बार कट नहीं मारा है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे समझ लीजिएगा। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न, पहला का पहला। ठीक है, एक भी बार कट नहीं मारा है तो लिख देंगे अतः शून्यकों की संख्या क्या है, Px = कितना हो जाएगा, 0 होगा। इतना शॉर्ट फॉर्म में उत्तर डालना है। ये आपका एक नंबर का निश्चिंत पूछा जाएगा। ठीक है, ये हर साल पूछा गया है, यहाँ से यहीं से हर साल पूछा गया है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, यहाँ से आप सॉल्व करके बता दीजिएगा। ठीक है, ये 6 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको उत्तर यहाँ से बताना है। यहाँ पर पहले समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक भी बार कट नहीं मारा था, इसीलिए यहाँ क्या था, इसका शून्य था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन जो है ये क्या, देखिए x अक्ष पर कितना बार कट मारा, एक बार, तो लिख देंगे क्या, दूसरा का अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर क्या है, देखिए कितना बार काटा है, 1 2 3। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अगला है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कितना बार कट मारा है, 2 बार कट मारा, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें आएंगे देखिए कितना, 1 2 3 4, इसमें कितना बार हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए इसमें कितना बार है, 1 2 3। आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ से रेखा गुजरा है तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ही बार प्रवेश किया है और वापस वहीं से चला गया है, इसलिए एक ही होगा, तो 1 2 3 होगा। ठीक है, तो इसकी शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। और यहाँ से आप सॉल्व करके क्या है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 को भी मैंने 2.1 को मैंने सॉल्व कर दिया और परिचय भी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो पुनः एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और अगर दिक्कत ज़्यादा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं प्रश्नावली 2.0 में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।